हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों कल वाली क्लास में एनसीईआरटी का दोस्तों हम जो लेके चल रहे थे वो देखो यहाँ तक हो गया था। एनसीईआरटी भाई सुमित सर और हम लोगों ने दोस्तों कहाँ तक देख लिया था। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, एक एक ये लाइन जो आप देख रहे हो दोस्तों, एक एक जो ये फैक्ट आप देख रहे हो, ये एनसीईआरटी की बुक्स में से डायरेक्ट उठाया गया है और डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में भी यही पूछ लेता है। ठीक है, डायरेक्ट दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों पिछली बार आपके ये पूछा था, आपके पूछा गया था एक एंगस्ट्रॉम में कितने आपके मीटर होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक एक आपके एक अर्ग वाला भी पूछा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज जो आपको देखने को मिलेगा, आज दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आपके एक बार ये पूछा गया था कि वॉशिंग मशीन किस पे अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो कई सारे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग आगे बात करते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। दोस्तों हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। आज हम लोग कल दोस्तों हम लोग यहाँ तक कर लिया था। और मैं आपको बता दूं, साइंस का दोस्तों आपको पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेगा, जो कि आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों का ही निचोड़ होगा। तो दोस्तों आज का ये दूसरा पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों 3-4 वीडियो अभी और आएंगी, तो कुल मिला के 5 वीडियो में दोस्तों आपका टोटल साइंस ख़त्म हो जाएगा। और आपको दोस्तों बता दूँ, सीधा सीधा दोस्तों यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। विगत वर्षों में भी दोस्तों एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फिर से पूछेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रकाश जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे जैव प्रकाश कहते हैं। डायरेक्ट दोस्तों ये लिखी हुई लाइन है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। आप लोग कहेंगे ये तो सरल है, तो दोस्तों कभी कभी सरल क्वेश्चन ही ज़्यादा लोगों का गलत हो जाता है और फिर उसी सरल के गलत होने से ही आदमी बाहर हो जाता है सिलेक्शन से। तो ठीक है, इसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जो दोस्तों आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों सिग्नल होता है, सिग्नल जो भेजने की क्रिया दोस्तों, जो सिग्नल हमको जो दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है ऑप्टिकल फाइबर में। इतना दोस्तों आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय प्रकाश का लाल रंग उसके प्रकीर्णन के कारण होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। आप दोस्तों इसमें से किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो दोस्तों आपकी टीआरई है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 to 10, तो सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से सीधी सीधी लाइन छाप देता है, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी मरीचिका, जो कि आपके रेगिस्तान में बन जाती है। मरीचिका जो कि आपकी दोस्तों रेगिस्तान में बन जाती है। इसके अलावा पानी का बुलबुला। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी कांच में दरार आ जाती है, ये दोस्तों सबके सब आपकी किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, जब प्रकाश की किरण संगम माध्यम से, संगम नहीं दोस्तों सरल माध्यम से, कौन सी सरल माध्यम से, कौन सी दोस्तों, तो संगम नहीं दोस्तों सरल, यानी कि जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दोस्तों वह अविलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जब विरल माध्यम से सगम में जाए, जब दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो प्रतिबिंबों में दोस्तों जब भी दो दर्पणों के बीच कोई प्रतिबिंब बनता है तो उनकी संख्या दोनों दर्पण के बीच जो एंगल होता है, जो कोण बनता है, उस पर डिपेंड करती है। यानी कि आपके जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों दोनों दर्पणों के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। सीधा सीधा दोस्तों ये एनसीईआरटी से लिया गया फैक्ट है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया था
वाहनों के साइड मिरर के रूप में, मतलब वाहनों के जो दोस्तों आपके ड्राइवर बैठा होता है उस ड्राइवर के जो बगल में जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो दर्पण पूछा था दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दोस्तों वाहनों के साइड मिरर के रूप में, धूप के चश्मे बनाने में, स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में, और लाफिंग गैलरी में। ठीक है, लाफिंग गैलरी जिसको समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, आपने देखो होगा कि कहीं नुमाइश या मेला लगता है तो उसमें दोस्तों भांत भांत प्रकार के शीशे लगा दिए जाते हैं, जिन शीशों में दोस्तों हम लोग देखते हैं तो किसी में हम लंबे दिखाई देते हैं, किसी में पतले दिखाई देते हैं, किसी में दोस्तों मोटे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हमें अपने ऐसे ही चित्र देख के हमको हंसी आती है, दोस्तों। हंसी को कहते हैं लाफ, यानी लाफिंग, उसको दोस्तों कहते हैं लाफिंग गैलरी। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दोस्तों दाढ़ी बनाने में, नाक कान और गले की जांच करने में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में। इसके अलावा दोस्तों दांत के डॉक्टर द्वारा भी ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी फास्ट चलेगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना दोस्तों। आपको इन क्वेश्चन को सीधा सीधा पढ़ लेना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आपके उठाए हुए हैं और सीधे सीधे ये आपके बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाएंगे। प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब सफ़ेद प्रकाश 7 वर्णों या रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 वर्णों या रंगों में विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है दोस्तों, वॉयलेट की जो दोस्तों तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला कलर है वॉयलेट यानी बैगनी, और सबसे कम विचलित होने वाला कलर है लाल। तो दोस्तों लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य व वेग सबसे अधिक होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। 3969 एंगस्ट्राम, जबकि सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की, जो कि कितनी होती है 6563 एंगस्ट्राम। इतना दोस्तों आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, बता चुका हूँ, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, इसी के कारण दोस्तों प्रकाश का, और सबसे कम लाल रंग के प्रकाश का होता है। दोस्तों सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का होता है। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण हमको आसमान का, स्काई का रंग दोस्तों हमको ब्लू नज़र आता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रकाश, जो दोस्तों आपकी जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ, और जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो होती हैं अनुदैर्घ्य। लोगों को यही नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज इसी में हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो विद्युत बल्ब, ट्यूब लाइट आदि से उत्सर्जित होने वाली जो प्रकाश तरंगें दोस्तों अध्रुवित तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? अध्रुवित तरंगें होती हैं, इनका ध्रुवण नहीं होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये दोस्तों एक दोस्तों आपके निचोड़ है एनसीईआरटी की किताब का। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सिनेमा घर में पोलेराइड चश्मा पहनकर 3D पिक्चर को देखा जा सकता है। सिनेमा घरों में पोलेराइड का चश्मा पहनकर 3D पिक्चर्स को दोस्तों देखा जा सकता है। इसके अलावा प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ होता है, बैंगनी अंदर की तरफ, लेकिन वहीं द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी बाहर होता है और लाल अंदर होता है। बैंगनी बाहर होता है, लाल अंदर होता है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में। इसके अलावा द्वितीयक इंद्रधनुष दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देता है। प्राथमिक रंग दोस्तों एक बार आपके पूछ लिए थे टीआरई में, शायद वन में, लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग है। द्वितीय रंग दोस्तों जो इनको मिलाने से बन जाए, जैसे कि पीला, मजेंटा, पीकॉक, नीला, ये आपके दोस्तों द्वितीय रंग होंगे। वैसे दोस्तों आपकी द्वितीय रंग नहीं पूछता है, आपकी प्राथमिक रंग ही पूछता है। आपको पता होना चाहिए नीला, हरा और पीला। इसके अलावा हम बात करते हैं, जब दो रंग परस्पर मिलने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पूरक रंग। दोस्तों वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आ रही हो तो अभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन दोस्तों हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं एक किताब आपको ना पढ़ने पड़े, इसलिए दोस्तों मैं खुद किताब पढ़ के उसमें से एक लाइन में यहाँ पर टाइप करके आप लोगों के लिए लाया हूँ, क्योंकि यहाँ से दोस्तों सीधे ही लाइन
पूछ लेता है बीपीएससी, इसलिए दोस्तों मैं एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लाया हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, वो आप ले सकते हो। वो दोस्तों आप ले सकते हो। 170 से ज़्यादा लोग दोस्तों ले चुके हैं। मात्र 150 रुपये में दोस्तों आपको नोट्स मिलेंगे, और 100 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा देंगे तब दोस्तों आपको मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां दोस्तों मेरे द्वारा बनाया हुआ, मैं दोस्तों एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, मेरे द्वारा दोस्तों बनाया हुआ आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेगा एवरी संडे। ठीक है, तो मात्र दोस्तों 250 रुपये में आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाएगी। TRE 4 में आप झंडे जरूर गाड़ेंगे। मुझसे दोस्तों संपर्क करने के लिए मैं आपका नंबर लिख दे रहा हूँ, 9410 4810 86, 9410 4810 86 पे दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। और दोस्तों मात्र 250 रुपये में आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष दोस्तों क्या है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या है कि निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे दोस्तों दूर दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जिसको जरा दूर दृष्टि दोष हो उसको द्विफोकसी लेंस का, यानी कि जिसको हम लोग दोस्तों उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्वप्रथम 1802 में थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तिकरण की घटना को प्रयोगात्मक रूप से बताया था। किसको? व्यक्तिकरण की घटना को सबसे पहले बताया था थॉमस यंग ने 1802 में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज की ध्वनि को दोस्तों मनुष्य क्या कर सकता, सुन सकता है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके TRE का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 20 HZ से लेकर 20,000 HZ, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 HZ की और ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। इसलिए दोस्तों इस लिमिट को बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, यानी कि श्रव्य ध्वनि। तो ध्वनि की चाल दोस्तों अधिकतम ठोस में होती है, और ठोस में भी स्टील में, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम होती है गैस में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति में दोस्तों कोई बदलाव नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों ध्वनि की चाल उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ध्वनि के ताप, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर और उसकी आर्द्रता, उसकी ह्यूमिडिटी पर दोस्तों निर्भर करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर दोस्तों वायुमंडल में टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि ध्वनि तरंगें दोस्तों आपकी कैसी होती हैं। ध्वनि तरंगें आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं, और प्रकाश तरंगें दोस्तों आपकी होती हैं अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य। वायु में उत्पन्न तरंगें, इसके बाद भूकंप तरंगें, इसके बाद जो स्प्रिंग में से जो तरंग उत्पन्न होती है वो सब की सब दोस्तों आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना माध्यम के ही गमन करती हैं। इसके अलावा एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, ऊष्मीय विकिरण, ये सभी के सब दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लो, क्योंकि मैं खुद भी सिलेक्टेड हूँ दोस्तों। मुझे पता है TRE 1, 2, 3 एंड री एग्जाम का दोस्तों मैंने एनालिसिस किया है, और इसी एनालिसिस के बेस पर दोस्तों मैं अपने नोट्स आपको दे रहा हूँ। एक नोट से दोस्तों, हर नोट से मेरा क्वेश्चन फंसा है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे लाइव नहीं दिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आप दोस्तों मेरी बाकी वीडियोस पे देख लीजिए। मैंने विद प्रूफ के दोस्तों मैंने बताया है कि विद प्रूफ के कि कहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं मेरे नोट्स से दोस्तों, वहीं से मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो मात्र 250 रुपये में मेरे आप नोट्स और प्लस मॉक टेस्ट आप मेरा बाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य जो प्रसर होता है वो दोस्तों 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। तो दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपके होते हैं फॉस्फोरस, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, ये दोस्तों आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं।
ये दोस्तों क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये दोस्तों आपके प्रति का मतलब हो जाता है अपोजिट। ये आपके लॉ किसी भी ऐसी किसी भी यानी कि चुंबक के पास आने पर दोस्तों ये या तो व्यवहार करते नहीं है, या फिर दोस्तों ये विपरीत प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये दोस्तों आपके अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो दोस्तों जो चुंबक के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है। नेत्रदान के समय दोस्तों पूरी की पूरी मनुष्य की आंख दान नहीं की जाती है। मनुष्य की आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। मनुष्य की आंख का कॉर्निया दान किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है। क्या होता है? रंगीन पारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है, जिसको दोस्तों हम लोग आइरिस कहते हैं। जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको आइरिस कहते हैं। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सॉरी दोस्तों रुकिए। कहाँ तक हो गया था? हाँ दोस्तों यहाँ तक हो गया था। ठीक है, चलिए। तो कॉर्निया दान नहीं होती है, मतलब पूरा नेत्र दान नहीं होता दोस्तों, कॉर्निया दान होती है। नेत्र में पूरा सिर्फ कॉर्निया दान होती है। और दोस्तों कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी श्वेत झिल्ली होती है, जिसको दोस्तों आइरिस कहते हैं, आइरिस। इसके अलावा रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि उल्टा और वास्तविक बनता है। पूछ ले रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का बनता है, तो आपसे अगर ऑप्शन दे देगा उल्टा वास्तविक, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, सीधा आभासी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत से लोगों का, आधे से ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सबके सब दोस्तों ये एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी की किताब से उठाकर आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है। मानव नेत्र की, ह्यूमन आई की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है, आपको इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू के रोंटजन ने की थी। दोस्तों चिकित्सा में टूटी हड्डियों का पता, टूटी हड्डियों को मतलब उनकी टूटी हड्डियों का इलाज करने के लिए, फेफड़ों के रोगों का पता लगाने के लिए, स्तन कैंसर की जांच इत्यादि में दोस्तों किया जाता है एक्स किरणों का खोज, यानी कि आपके दोस्तों एक्सरे किरणों का खोज। इसके अलावा दोस्तों रेडियोलॉजी में भी प्रयोग किया जाता है, रेडियोलॉजी में भी एक्स किरणों का उपयोग है। ऐसी दोस्तों हम बात करते हैं परावैंगनी किरणें। तो दोस्तों परावैंगनी किरणों की खोज की थी आपके रीटर ने परावैंगनी किरणों की खोज की थी। और दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि बैंक नोटों की जांच करने में भी दोस्तों आपके अल्ट्रा वायलेट आपके रेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नोटों की पहचान करने में, पानी को शुद्ध करने मतलब उनके कीटाणुओं को मारने में, और दोस्तों आग का पता लगाने में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग दोस्तों देख लेते हैं दृश्य विकिरण। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण की खोज दोस्तों किसने की थी? ये आपकी न्यूटन ने की थी। अब हम देख लेते हैं अवरक्त किरणें। इनको दोस्तों हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड रेज। तो दोस्तों इसकी खोज की थी विलियम हर्सल ने 1940 में। तो दोस्तों अवरक्त किरणों यानी इंफ्रारेड किरणों का यूज होता है सिग्नल भेजने में। आपने देखा होगा दोस्तों, जिस किसी के घर में टीवी होगी, सबकी टीवी का रिमोट होता है, रिमोट में दोस्तों आगे बल्ब लगा होता है, उससे दोस्तों आपके इंफ्रारेड आपकी यही अवरक्त किरणें निकलती हैं। जब हम बटन दबाते हैं चैनल को आगे पीछे करने का, तो दोस्तों वहाँ से अवरक्त किरणें निकलती हैं, जो कि दोस्तों टीवी में लगे सेंसर से कनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो दोस्तों रोगियों की सिकाई करने में, अस्पतालों में जो दोस्तों रोगियों की सिकाई करने में आपके अवरक्त किरणों का यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों फोटोग्राफी करने में भी यूज होता है। इसके अलावा नाइट विजन में उपयोग, यानी कि अंधेरे में भी वस्तुओं को देखने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। और दोस्तों इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो दोस्तों प्रकाश से भी बड़ा होता है। इनका तरंग दैर्घ्य जो दोस्तों होता है वो दोस्तों प्रकाश से भी बड़ा होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अपश्रव्य तरंगों का। अपश्रव्य तरंगें दोस्तों क्या होती हैं? इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से
कम होती है और मनुष्य दोस्तों इनको नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति, ना ही इससे ज़्यादा सुन सकता है ना ही इससे कम सुन सकता है। ठीक है, अब दोस्तों जो सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है, कि आवाज़ को मनुष्य सुन सकता है। इसके लिए इसको दोस्तों श्रव्य तरंगें भी कहते हैं। इसके अलावा पराश्रव्य तरंगें जो कि दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती हैं, इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, परंतु कई प्रकार के जंतु इसको सुन सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कुत्ता सुन लेता है, अब दोस्तों इसका उपयोग कहाँ होता है? पराश्रव्य दोस्तों तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ठीक है, और गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में, और दूध के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने में। दोस्तों आपके अवरक्त किरणें तो मैंने बता दिया दोस्तों। आपके पराश्रव्य किरणें, आपकी इंफ्रारेड रेज का उपयोग होता है किस में, फिर से बता दे रहा हूँ। आपके पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में, दूध के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि से क्वेश्चन पूछ लेता है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि का दोस्तों मापक क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का तेज या धीमी सुनाई देना उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। दोस्तों ध्वनि का तेज या धीमे सुनाई देना उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है, और इसका मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि का तारतम्य दोस्तों क्या होता है? ध्वनि का पतला, बारीक या तीक्ष्ण होना, ध्वनि का पतला, मोटा, बारीक या तीक्ष्ण होना दोस्तों उसके तारतम्य पर निर्भर करता है। तारतम्य यानी कि ध्वनि का तारतम्य दोस्तों उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके अलावा सोनार तकनीक, दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सोनार जो तकनीक वाला आपके क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपके TRE 3 का री एग्जाम का क्वेश्चन है, सोनार तकनीक वाला। तो दोस्तों इसमें पूछा था कि सोनार तकनीक का प्रयोग किस किस में होता है। तो देखो दोस्तों, सोनार का उपयोग गहरे जल में स्थित अदृश्य पिंडों, जैसे दोस्तों गहरे जल का मतलब आपके हो गया समुद्र, सोनार का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है समुद्र में। तो देखो समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने में, जहाज़ों का पता लगाने में, चट्टानों का पता लगाने में, और जो दोस्तों छुपे हुए हिमशैल का मतलब जो आपके जो बड़े बड़े आपके जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो उनका भी पता लगाया जाता है। आदि की अवस्थिति का पता लगाने में सोनार का प्रयोग होता है। ये आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं 1000 बार आपसे कह रहा हूँ, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब दोस्तों हर बार क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल रहे हैं, तो इस बार भी आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस PDF को हल्के में मत समझिए। विद्युत धारा का SI मात्रक भी पूछता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, यह एक अदिश राशि है। धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होना दृष्ट धारा कहलाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक फैरड कहलाता है। आवेश का SI मात्रक दोस्तों कहलाता है कूलाम्ब। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं विभवांतर का SI मात्रक कहलाता है वोल्ट। चलिए अब देख लेते हैं विद्युत का चालक दोस्तों है चांदी। सबको पता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी। उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, पारा इत्यादि ये विद्युत के चालक हैं। विद्युत के कुचालक कौन है? शीशा, रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, ये दोस्तों आपके विद्युत के कुचालक हैं। इसके अलावा विद्युत की जो अर्धचालक कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, ये आपके विद्युत के अर्धचालक हैं। अब देखो ऐसा कम से कम ऐसा न्यून ताप जिस पर किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो ऐसे दोस्तों टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रांतिक टेम्परेचर कहते हैं। ऐसे ताप को क्या कहते हैं? न्यूनतम ऐसा ताप जिस पर किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाए, तो उस ताप को उस पदार्थ का कहेंगे क्रांतिक ताप।
ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं 1967 में। दोस्तों 1967 में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिकी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिकी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1967 में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों मिलते हैं, मतलब इसकी अगली वाली वीडियो मिलते हैं इससे आगे। और आप मेरा विश्वास मानो दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी का पूरा निचोड़, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पूरा दोस्तों यहीं से। और मैं आपको दिखा दूंगा कि जब TRE 4 का जब दोस्तों एग्ज़ाम होगा तो इसी मेरी एक वीडियो से कम मेरे दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक ही वीडियो से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि पूछेगा कहाँ से दोस्तों, पूछेगा तो यहीं से। और आपको बता दूं दोस्तों, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं पिछली बार के दोस्तों, पिछली बार के ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों वहीं से आए हैं। साइटोकानिन भी वहीं से आया, आपकी जो साइड मिरर वाला क्वेश्चन भी वहीं से आया। दोस्तों मैं लाइव नहीं हूँ, वरना मैं आपको प्रूफ दिखाता, लेकिन आप मेरी बाकी वीडियो में देख सकते हो। हर वीडियो में दोस्तों मैं अपने नोट्स से ही, हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ाता हूँ। तो अगर दोस्तों आपको अगर TRE 4 में मास्टर बनना है तो आप 250 रुपये खर्च करके और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा दोस्तों, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक नहीं करी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।